मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है। जब हम किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं, कंडक्टर को आप तारों से कनेक्ट करके उसको किसी सेल से जब आप कनेक्ट करते हैं और करंट फ्लो कराते हैं, करंट पास कराते हैं, तो जब ये करंट इस कंडक्टर से होकर गुजरती है तो ये कंडक्टर खुद करंट के मार्ग में, करंट के रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावट उत्पन्न करता है। हालांकि कंडक्टर है तो करंट को तो पास होने देगा, लेकिन इसका भी अपना एक खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। हर कंडक्टर का क्या होता है, खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप बाहरी रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे, जो कि सिंपल हर कंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है और वो करंट के मार्ग में थोड़ी बहुत रुकावट डालता है, और जिसको हम सर्किट में इस तरीके से शो करते हैं जैसा अभी हमने शो किया था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, जो कि सर्किट में किसी कंडक्टर के कारण होता है, और ये अलग है। अभी हम नया चीज पढ़ने जा रहे हैं। उस चीज को बताने के लिए मेरे को ये बताना पड़ा कि अब तक जो हम रेजिस्टेंस पढ़ा वो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पढ़ा, जो कि किसी सर्किट में अलग से लगा होता है। सेल अलग है, वो कंडक्टर अलग है ना। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मतलब अब हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, वो कोई बाहर का रेजिस्टेंस नहीं है, बाहर के किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, बल्कि सेल का खुद का रेजिस्टेंस है। यानी कि सेल भी खुद करंट के मार्ग में रुकावट डालता है। अब लोग सेल करंट के मार्ग में खुद रुकावट कैसे डालता है, कौन लोग ऐसे लोग हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार है जो करंट के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। तो सेल सेल बोलने का मतलब, जैसे हम सेल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, सर कोई कंडक्टर है, कोई कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, कोई कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जिसमें दो रॉड्स है जिनको हम एनोड कैथोड कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स है ना भाई, है ना। और इन्हीं को जोड़ करके एक एक एनोड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अंदर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये सब चीज मिलाकर सेल बनता है। तो इन लोग के कारण भी करंट के मार्ग में थोड़ी बहुत रुकावट पैदा हो जाती है। ये अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे तो करंट का फ्लो में थोड़ी चेंजेस आ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोड आपने फिट किया है उनका एरिया बदल दोगे, मोटा इलेक्ट्रोड या पतला इलेक्ट्रोड रख दोगे तो करंट के मार्ग में थोड़ी बहुत जो उसके फ्लो होने में चेंजेस आ जाएगी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो करंट के फ्लो होने में थोड़ी बहुत मतलब करंट के फ्लो होने में इन लोग भी जिम्मेदार होते हैं, और उसके फ्लो होने में इन लोग भी थोड़ी बहुत रुकावट पैदा करते हैं, और वही रुकावट कहलाती है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस अलग था, ये रेजिस्टेंस अलग है। ये रेजिस्टेंस का इस सेल से कोई लेना देना नहीं था। ये रेजिस्टेंस कौन सा वाला था, जो सेल से हट के किसी सर्किट में अगर आप कोई कंडक्टर जोड़े हो, वो कंडक्टर का खुद, हाँ, कंडक्टर का रेजिस्टेंस था, जिसको हम लोग एक्सटर्नल या बाहर का रेजिस्टेंस बोलते थे, और उसको ऐसा डिनोट करना है आपको कैपिटल आर से। जो सेल का जो रेजिस्टेंस रहेगा, सेल का खुद का रेजिस्टेंस, जो किसके कारण होता है, जो इन सब के कारण होता है, इलेक्ट्रोड्स, उनका एरिया, टेम्परेचर भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। टेम्परेचर का भी, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से भी वो जो सेल है वो फ्लो होने वाली करंट को बढ़ा घटा सकता है। क्या किस तरीके से वेरिएशन होता है ये भी हम लोग देखेंगे, अभी उसको पढ़ना बचा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन लोग के कारण होता है, तो इन लोग के कारण होता है, इलेक्ट्रोड्स, अंदर जो भरा है सॉल्यूशंस, इन सब के कारण होता है। और उसको हम लोग बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और उसको लिखने का तरीका क्या है, जब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना हो तो हम सेल को ऐसे बना करके, ये सेल का ईएमएफ ई हो गया, और बाजू में ऐसे करके वो छोटा सा रेजिस्टेंस बना देते हैं। समझ में आ रहा है? ये बाजू दिखा बाजू में रहे हैं, लेकिन वो है उस सेल का ही रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम किससे शो करेंगे, स्मॉल आर से। समझ में, सेल का इंटरनल से स्मॉल आर से शो करेंगे। अब प्रश्न ये है कि सर इन लोग जो आपने बताया कि अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, ऊपर से उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, किस तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। तो चार चीजें हैं यहाँ पे।
कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। पहली चीज क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स आपने उस सॉल्यूशन में रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स, उनका एरिया, उनका एरिया, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपने अंदर भरा हुआ है सेल के अंदर जो है, उसका कंसंट्रेशन यानी सी, कंसंट्रेशन यानी सी, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की दूरी, मैं ऐसे लिखता हूं, उनके बीच की दूरी यानी डी, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर यानी कि टी। ये कोड वर्ड आप याद रखना, एसिडिटी। समझ में आया? अगर आप इसको याद रख लिए तो आपको वो जो 4 चीजें हैं जो उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, तो उनको प्रभावित करने वाले 4 जो फैक्टर्स है वो कौन कौन है? एसिडिटी। अब प्रश्न ये उठता है, सर ये एसिडिटी तो आपने अच्छा समझा दिया, बहुत इजी है, याद करने में बहुत आसान है। अगर आपको वो चीजें याद नहीं रहे तो आप ए मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और टी मतलब टेम्परेचर। जिसमें से शुरू और आखिरी वाले को बढ़ाने पर, शुरू और एरिया और टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सेल का वो कम होता है, और बीच के दोनों को बढ़ाने पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये याद करने में बहुत आसान है, एसिडिटी याद कर लो। उसके बाद शुरू और आखिरी वाली चीजों को बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और बीच की चीजों को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा होता क्यों है? लेकिन ऐसा होता क्यों है वो अब हम देखेंगे। तो देखो, सेल का, सॉरी, एक है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जब आप इलेक्ट्रोडों का एरिया बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोडों का क्या बढ़ाओगे? एरिया बढ़ाओगे, तो जो प्रति सेकंड जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन है, बड़ा एरिया रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही तो करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो करंट फ्लो ज्यादा होगी, और करंट फ्लो ज्यादा होगी मतलब रेजिस्टेंस कम है, तभी करंट फ्लो ज्यादा हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टी, पहले ए को देखते हैं फिर टी को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों का सेम नेचर, ये दोनों सेम नेचर है। इनके बढ़ने से आर क्या होता है? कम होता है, याद रखना इस चीज को, इसलिए मैं इसके बाद इसको बता रहा हूं आपको। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा पता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है ना, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, गाढ़ापन कम हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो आयनों को चलने में आसानी होगी। बताओ, पतले सॉल्यूशन में से आयन जल्दी गुजर सकते हैं कि गाढ़े में से? पतले में से। समझ में आ रहा है? उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, तो रुकावट कम हो जाएगी, तभी तो करंट। भाई आयन की अगर स्पीड बढ़ रही है, उनको जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, रास्ता खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। नहीं समझ आ रहा है? रुकावट कम हो रही है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो रहा है बोलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। कारण क्या है? सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम हो जाती है, इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है। और इसलिए उनकी जो 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 आयंस हैं, उनकी मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, चलने की जो टेंडेंसी है, दैट इज इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? आइए देखते हैं सीडी को। व्हाट इज सी? सी मतलब कंसंट्रेशन। ये दोनों पर क्या, ये दोनों किस तरीके से इफेक्ट करते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को? इनके बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इन ये मतलब ये शुरू और आखिरी वाले ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, और बीच वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कैसे कैसे कैसे? अगर आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि उसको गाढ़ा करना, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना, तो आयंस को जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको चलने में दिक्कत जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा देना, तो अंदर में जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो आयन लोग कैसे चलेंगे? मुश्किल जाएगा उनको चलने में, और चलने में मुश्किल जाएगा, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनके रास्ते में बहुत सारे उस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, नहीं आएंगे क्या, जो उनको चलने में दिक्कत करेंगे। अगला क्या है? डिस्टेंसेस,
क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए जो आयंस हैं उनको दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच यात्रा तय करनी होती है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक चलने में, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड चलने में आयन को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो ज़्यादा बीच के सॉल्यूशंस का सामना करते हुए दूसरे खंभे तक, दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप नदी में हैं और आपको ये दो पिलर्स हैं, आपको एक से दूसरे तक पहुंचना हो, तो आप क्या सोचेंगे कि कम दूरी हो ताकि हम जल्दी पहुंचें, और ज़्यादा दूरी होगी तो आपको इतने सारे पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब तक आप पानी को क्रॉस करते रहोगे मतलब वो आपके लिए एक रुकावट है ना। तो वही है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ने से क्या है, आयनों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ज़्यादा रुकावट झेलते हुए चलना पड़ता है। बात समझ में आ रही? तो इससे क्या समझने को मिला, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अंदर के जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट उसका कंसंट्रेशन बढ़ने से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोडों का एरिया बढ़ाने से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाने से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है। ये चार इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। कोड वर्ड एसिडिटी याद रखना ताकि आपको कभी भूले ना फिर ये चीज़। ये समझ में आया टॉपिक? ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो गया ये टॉपिक, इसको मैं स्टॉप कर